हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा एजुकेटर। कैसे हो बच्चा पार्टी आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आप इस वीडियो तक आए हो मतलब आप भी फिजिक्स सिलेबस से वंचित हो। फिजिक्स सिलेबस देखने के लिए, फिजिक्स सिलेबस को समझने के लिए आए हो। किसी भी चीज का तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को जानना, उसके पैटर्न को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक जो भी वीडियोस देखा है तो आई होप कि उसमें आपने कुछ ना कुछ जरूर मिस किया होगा, जिसको आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में पूरा क्लियर कर रहे होंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। भले ही तुम 2x पे देखो बट वीडियो स्किप मत करना। चलिए तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है 100% सही पैटर्न, तो ये चैनल ही है जो कि आपको 100% सही जानकारी देती है। ठीक है, पैटर्न के बारे में मैं आपको बता दूं तो बिहार बोर्ड में जो फिजिक्स का पैटर्न रहा है वो क्या रहा है। तो सबसे पहले जो पेपर है वो दो पार्ट में होते हैं। एक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ठीक है। दूसरा आपका थ्योरी एग्जाम होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है वो आपके स्कूल, +2 स्कूल जो है या फिर कॉलेज में होते हैं, ठीक है। थ्योरी का जो पेपर होता है ये आपको सेंटर पड़ता है, सेंटर आपको जाना होता है, मतलब सेंटर आपको अलॉट होता है, सेंटर आपको मिलता है, एडमिट कार्ड मिलता है, सेंटर मिलता है, देन वहां पे जाके आपको थ्योरी पेपर देना होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी एडमिट कार्ड आते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत रखना। थ्योरी प्रैक्टिकल जो है वो आपके 30 मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं। फिलहाल हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में अगर मोटा मोटी बात कर दूं मैं, तो आपको इसमें कॉपी बनाना होगा, घर से कॉपी लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कॉपी। फिर से आपको जो है इसमें कॉलेज में या स्कूल में जो है आपका एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आएगा, आंसर शीट आपके जो है ना आएंगे आपके बोर्ड से, जिस पे आपका फोटो रहेगा, पूरा चीज रहेगा मेंशन, उसमें आपको एग्जाम देना होगा। फिर उसके बाद सेम डे आपका भाइबा होगा, भाइबा मतलब ओरल टेस्ट होगा, देन आपका जो है मार्क्स मिलेगा। तो 30 में 30, 29, 28, 27 इस तरीके से नंबर मिलते हैं सभी को, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो होते हैं 25 से ऊपर नंबर सबको मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को 20 नंबर, 17 नंबर भी दिया जाता है अगर आपका जान पहचान नहीं है तो सबसे पहली बात, प्रैक्टिकल के लिए स्कूल कॉलेज में जान पहचान बना लीजिए, ठीक है। तो ये बातें आपकी रही, बट मेन जो मेरा मकसद है वो थ्योरी एग्जाम को लेकर है। आपके 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है थ्योरी का, 70 नंबर के पेपर होंगे थ्योरी में। इसमें दो पार्ट में बांटा गया है 70 नंबर को, 35 + 35, 35 + 35 मार्क्स, 35 मार्क्स + 35 मार्क्स, 35 + 35 मिलके 70 होते हैं। अब ये जो 35 मार्क्स है, सबसे पहला जो आता है एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद आपका जो 35 मार्क्स है इसमें जो आता है आपका सब्जेक्टिव। बारी बारी से हम दोनों चीजों पे बात करेंगे, आपको घबराना नहीं है। एमसीक्यू का अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो एमसीक्यू है, टोटल जो है आपके एग्जाम में टोटल 70 आएगा, 70 आएगा क्वेश्चन, ठीक है। 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे एमसीक्यू में, ठीक है। और मैं यहां पे लिख देता हूं शुद्ध हिंदी में, और सिर्फ या फिर ओनली 35 कोई भी बनाना होगा, कोई भी, ठीक है। कोई भी 35 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, ठीक है। मतलब समझे कि 70 क्वेश्चन रहेंगे, उस 70 में से कोई भी 35 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो कि सर जी सिलेबस तो चेंज हो गया है, पैटर्न तो चेंज हो गया है, सर इस बार 70 एमसीक्यू नहीं आएंगे। नहीं बाबू, आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में 70 एमसीक्यू ही आने वाला है, 70 में से 35 बनाना है फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। उसके बाद सर ये तो पहली बात हो गई, ये तो पहला बात हो गया, ठीक है। दूसरा बात सर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो है आपको पता है सर,
मैंने इसमें बताया तो इसमें जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है सब्जेक्टिव। एक जो है 5 मार्क्स जिसको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बोलते हैं। एक जो है सर आपका 2 मार्क्स 2 नंबर या जिसको सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, अब ये 5 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपके कितने कितने क्वेश्चन होंगे, तो जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे इसमें जो है आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन बनाने हैं, मतलब 20 में से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ये 5 मार्क्स वाले जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे और इस 6 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। आपके मन के ऊपर है कि हम ये बनाए या ये बनाए, तो ये आपका पैटर्न होने वाला है। बात समझे? मतलब सर नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल रहेगा, बनाना आधा है। अब सुनो मेरी बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल रहेंगे तो टोटल एमसीक्यू कितने साहब? टोटल एमसीक्यू 70 प्लस टोटल 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने 20 प्लस टोटल 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने होंगे। तो एक बात बताओ कि अगर हम बात करें कि टोटल कितने नंबर के एग्जाम हुए, तो अगर हम इसको बात करें तो ये 70 नंबर का 70 एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 20 नंबर का 20 क्वेश्चन है 2 नंबर का तो 40 नंबर। ठीक है, और 6 क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले तो 30। तो अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो ये होता है 140। बोलोगे सर 70 नंबर का पेपर है, आप क्या फालतू बातें बोल रहे हैं 140। अरे सुनो मेरी बात, पेपर 70 नंबर का होता है थ्योरी। ठीक है, पूछा जा रहा है 140 नंबर का सवाल, 140 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है और हमको बनाना सिर्फ और सिर्फ 70 है। सॉरी, हमने क्या बोला? आपके एग्जाम में 140 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है और बनाना सिर्फ और सिर्फ 70 नंबर का है। ये बात एकदम आप अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, चलो, मतलब आपको जो है अगर 140 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है तो आप अगर 100 नंबर का तैयारी करते हो तो भाई 100 नंबर का तैयारी करेंगे तो 70 को नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपको मैं बता दूं, बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें हर चैप्टर को पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में कुछ चैप्टर्स को करके आप 70 में 70 स्कोर कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी हम बता देंगे। फिलहाल ये आपका पैटर्न रहा। अब हम आपको लेके चलते हैं सिलेबस के ऊपर। आपको सबसे पहले बात बता दें कि ये जितने भी चैप्टर्स यहां पे मेंशन है, सभी चैप्टर आपके एग्जाम में सभी चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। चाहे वो 1 क्वेश्चन हो, चाहे वो 2 क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 क्वेश्चन हो, क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है सर? आपका चैप्टर 1 अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। सेकेंड चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड चैप्टर है आपका विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं। फोर्थ चैप्टर है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबक तत्व, मतलब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चौथा चैप्टर। पांचवा चैप्टर है चुंबक तत्व एवं द्रव, मतलब मैग्नेटिज्म एंड मैटर। छठा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रयावर्ती धारा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। आठवां वैद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको फिजिक्स में 2 किताब है क्लास 12th में, फिजिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 मतलब पार्ट 1, पार्ट 1 में ये टोटल 8 चैप्टर्स हैं। अब पार्ट 2 में चलते हैं तो पार्ट 2 में जो है आपके बाकी के चैप्टर्स है 7। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकीय यंत्र, मतलब सर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसमें हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेली माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फिर सर सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 5 नंबर वाले सवाल में पूछ दिया जाता है। चैप्टर 10 है तरंग प्रकाशिकी, मतलब वेव ऑप्टिक्स। 11 विकिरण एवं द्रव के
मतलब डुअल चार्ज एंड रेडिएशन, 12वां एटम, 13वां न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के बारे में, 14 सेमीकंडक्टर अर्धचालक का, ठीक है, 15 चैप्टर 15 लास्ट चैप्टर संचार तरंग तंत्र, मतलब सर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये आपके टोटल 15 चैप्टर्स है। बहुत सारे एनसीईआरटी में ओनली 14 चैप्टर्स है। बाबू आपको ये 15 का 15 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो है ना, ये जो 15 चैप्टर है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स कौन है, तो मैं यहां पे टिक लगा दे रहा हूं, आप लोग यहां पे ध्यान से रखना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को और एमसीक्यू को दिमाग में रखते हुए मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8, ठीक है, चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 10 फिर से सर आपका इधर 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 न्यूक्लियस, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15, ये सभी चैप्टर्स जो हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 70 में 70 चाहिए तो जिन भी चैप्टर्स में मैंने ये बैगनी रंग का पर्पल कलर का जो टिक लगाया है उसको आप ध्यान में रखना और मेरी बातों को सुनो ध्यान से। ये 15 चैप्टर्स जो है ना, इनका मार्किंग स्कीम क्या है, तो देखो मार्किंग स्कीम गूगल पे, यूट्यूब चैनल पे देखे होगे, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक से 8 नंबर का सवाल पूछा था। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। रे ऑप्टिक्स से 14 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो ये सभी चीजें गलत है। जितने भी मार्किंग स्कीम आज तक तुम देखे हो, जो भी मार्किंग स्कीम देखे हो, सभी गलत है। बिहार बोर्ड का मार्किंग स्कीम कुछ है ही नहीं। बिहार बोर्ड ने कोई मार्किंग स्कीम नहीं दिया है। अब हम ये चीज समझ नहीं पाते हैं कि इतने बड़े बड़े टीचर्स जो हैं वो आखिर मार्किंग स्कीम सीबीएसई वाला क्यों बताते हैं, बिहार बोर्ड का मार्किंग स्कीम क्यों नहीं बताते हैं? क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड का कुछ मार्किंग स्कीम है ही नहीं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खोल के देखो, 2019 का क्वेश्चन खोलो, 2020 का, ठीक है, 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का, अभी तक 5 साल में पैटर्न चेंज होने के बाद इतने एग्जाम हुए हैं ना, इन सबका खोल के देख लो, आपको पता चलेगा। सर जो चीज डिसाइडेड हम लोगों को बताया जाता है कि 8 नंबर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट से, 14 नंबर का रे ऑप्टिक्स से, ठीक है, ऐसा पूछा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको चैप्टर 1 से ही कभी कभी जो है 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, रे ऑप्टिक्स से कभी कभी जो है 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये बातें हैं भाई, ये चीज समझ लो कि आपका जो है ना मार्किंग स्कीम बिहार बोर्ड का कुछ भी नहीं है, नो, कुछ भी नहीं। आप क्वेश्चन बैंक देखो, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, आपको पता चल जाएगा सर इसमें कभी इस चैप्टर से ज्यादा, कभी उस चैप्टर से कम, कभी इस चैप्टर से ज्यादा, कभी उस चैप्टर से कम, ऐसे होता है। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम जो भी आपको बताया जाता है गूगल पे, यूट्यूब पे, वो सभी गलत है, तो इसको दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, हाँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ऑलवेज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने टिक लगाया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से स्कोर ज्यादा होता है, वो स्कोरिंग चैप्टर है, वहां से हर साल नहीं तो नहीं क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा, बुक्स टू फॉलो, कौन से बुक को फॉलो किया जाए, तो सबसे पहला बात सर, बुक्स टू फॉलो, कौन से किताब को आपको फॉलो किया जाए, तो सबसे पहले आपको ओल्ड एनसीईआरटी, पुराना जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करना है। अच्छा, इसमें ओल्ड क्यों लगाया सर आपने? ओल्ड इसलिए लगाया है क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी पुराना वाला बिहार बोर्ड में फॉलो होता है। नया वाला जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ टॉपिक्स नहीं है, जो रेशनलाइज सिलेबस है वो सीबीएसई का है। ठीक है, तो पुराने वाले एनसीईआरटी को फॉलो करना है। बोलोगे सर मार्केट में पुराना वाला एनसीईआरटी मिल नहीं रहा है, बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलेगा। क्या करो, गूगल पे जाओ, क्रोम पे जाओ, पुराना वाला एनसीईआरटी डाउनलोड करो, जो भी टॉपिक्स, जो भी चैप्टर्स नहीं है उसमें जो है नया वाला जो एनसीईआरटी खरीदे हो उसमें जो है क्या करो, उसका फोटोकॉपी निकाल के स्टेपल कर लो, हो गया पुराना एनसीईआरटी। तो पुराना एनसीईआरटी फॉलो करना है बोर्ड के लिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, कोई सा भी आप क्वेश्चन बैंक ले लो जो कि चैप्टर वाइज होने चाहिए। हम किसी भी पब्लिकेशन का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि मींस कि ऐसा हो जाता है कि हाँ सर आप इसका प्रचार कर रहे हो, नहीं, तो दैट्स व्हाई जो है आपको मार्केट में जो भी क्वेश्चन बैंक मिल रहा है
उसको आप फॉलो करो। सभी क्वेश्चन बैंक सेम होते हैं, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन अलग नहीं होता है। क्वेश्चन बैंक का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब भाई पीछे में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बदल थोड़ी नहीं सकता है। अगर पीछे में तुम कुछ पाप किए रहोगे, मर्डर वर्डर किए रहोगे, तो वो बदलेगा थोड़ी कि हाँ तुमने पीछे में मर्डर नहीं किया, किए हो मतलब किए हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो सभी पब्लिकेशन सेम होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। और आंसर तो भैया भूल के भी जो है उसका फॉलो मत करना, आंसर खुद से बना लेना, आंसर खुद का फॉलो करना, ठीक है। तो चैप्टर, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि ये जो है चैप्टर वाइज होने चाहिए। क्वेश्चन बैंक आपका चैप्टर वाइज ही फॉलो करना है, क्योंकि अगर तुम चैप्टर वाइज नहीं करते हो, ईयर वाइज फॉलो करते हो, तो तुम ढूंढते रह जाओगे। चैप्टर 1 कंप्लीट किया, ढूंढते रह जाओगे कि अरे इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, चलो चलो ढूंढो, भाई टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है, या फिर ये दोनों करो, ठीक है। नहीं तो सबसे बढ़िया जो है महात्मा जी एडुकेटर, मजे मतलब महात्मा जी एडुकेटर का नोट्स को फॉलो करो। अब महात्मा जी एडुकेटर का नोट्स मिलेगा सर कहां? तो महात्मा जी एडुकेटर का नोट्स आपको मिलेगा पेड बैच में, ठीक है। कहां मिलेगा? पेड बैच में। तो आपके पास ये ऑप्शंस है। अगर ये ऑप्शंस आपके लिए हार्ड है, हमने देखा है भाई, तुमने भी देखा होगा क्लास 10th में, क्लास 12th में, सॉरी 11th में, क्लास 9th में एनसीईआरटी बुक तो हम खरीदते हैं, बहुत अच्छे से खरीदते हैं, कवर लगाते हैं, कभी कभी सेकेंड हैंड बुक भी खरीदते हैं, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। क्या क्लास 11th में तुमने एनसीईआरटी पढ़ा है? अगर नहीं, सबका मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं 90% का बात कर रहा हूं, मेजोरिटी का बात कर रहा हूं, माइनॉरिटी का नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है पढ़ता कोई नहीं है। अगर नहीं पढ़ते हो ना तो नीचे कमेंट में लिख देना, सर हम तो 11th में भी एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे, बस लिख देना एक बार, ठीक है। तो मजे नोट्स, महात्मा जी का नोट्स तुम फॉलो कर सकते हो, लेक्चर फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि सर फिजिक्स में हम मानते हैं कि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। यहां से हर साल क्वेश्चन होते हैं, आप प्रीवियस ईयर का देख लो जाकर, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी लाइव क्लासेस है ये आपकी रूटीन है, ये आपका पेड बैच का क्लासेस है। पेड बैच में जो है यही टाइमिंग पे आपकी क्लास चलती हैं। तो अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो ये आपका टाइम टेबल है पेड बैच का, हर सब्जेक्ट का टाइम टेबल है, हर सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है टीचर के फोटो के साथ, ठीक है। तो फिजिक्स हम खुद ही पढ़ाने वाले हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम का है, और इंग्लिश मीडियम सुनो, बिहार बोर्ड में सबसे पहला चैनल महात्मा जी एजुकेटर जो कि इंग्लिश मीडियम का क्लासेस स्टार्ट किया था और अभी तक अच्छा बन के कर रहा है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम। दूसरा सर ये हिंदी मीडियम की क्लासेस है, हिंदी मीडियम की, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फिजिक्स का अगर ज्वाइन करना है सिर्फ और सिर्फ, तो आपके लिए जो है डेमो अवेलेबल है। वैसे तो हर सब्जेक्ट का डेमो अवेलेबल है, आप ऐप डाउनलोड करो महात्मा जी एजुकेटर, वहां पे जाकर आप देख लो, हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है। और ये जो है कुछ लेक्चर्स आपको टोटल 5 लेक्चर काफी होते हैं आपको समझने के लिए, देखने के लिए कि हाँ मेरे को टीचर की बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप इन 5 लेक्चर को जाकर देखो, आपको जो है समझ में आएगा या नहीं आएगा ये आपको पता चलेगा। उसके बाद आप बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है, पीडीएफ के साथ है। देखो लेक्चर के साथ ही पीडीएफ अटैच रहता है हम लोगों के एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूं तो ये जो है हिंदी मीडियम का जो फी है वो 1500 रुपए है, ऑल सब्जेक्ट, साइंस के ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो संकल्प बैच से ही जाना जाता है, दोनों संकल्प बैच ही है, एक हिंदी एक इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो आपका जो फी है वो 2100 है, ऑल सब्जेक्ट है इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, बायोलॉजी सब, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे होंगे, मतलब। और साथ में आपको बता दूं कि ये जो भी बैच, चाहे आप हिंदी मीडियम का बैच ज्वाइन करते हो या इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन करते हो, आपको आगे आने वाले जो बैचेज होंगे, जो क्रैश कोर्स होंगे वो आपको फ्री मिलेंगे। साथ में इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल रहा होगा, अलग से कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। सबसे अफोर्डेबल फी के साथ महात्मा जी एजुकेटर आपको एक पूरा कॉम्बो दे रहा है, जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। नहीं तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप फिजिक्स का ज्वाइन करना चाहते हो तो फिजिक्स की क्लासेस ओनली एंड ओनली 700 में पूरे साल आप फिजिक्स पढ़ सकते हो,
ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्त, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, सभी के पास शेयर करो, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस जो बताया गया है वो सबसे सही और सटीक यहीं पे बताया गया है। जय हिंद बच्चा पार्टी, बाय बाय।